Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 23 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज का हिंदू न्यूज़पेपर थोड़ा जल्दी हो जाएगा बिकॉज आज कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, बट जो आर्टिकल्स हैं वो सिलेक्टिव हैं और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल दे रखा है इंडिया वेट नेट जीरो टारगेट अहेड ऑफ कॉप। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा किया है जिससे पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बाद में एक मीटिंग की जाती है और उस मीटिंग में चिंता व्यक्त की जाती है कि किस तरह से जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और इसके से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है, जिसके से जो हमारे आइलैंड्स है वो पूरे पूरे नष्ट हो जा रहे हैं। तो इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि अब हम आने वाले समय के अंदर पॉल्यूशन के लेवल को कम करेंगे, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उसके मीटिंग को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। अभी COP26 की मीटिंग होने के लिए जा रही है जो कि 31 अक्टूबर से लेकर 12 से लेकर 13 नवंबर तक ये चलेगी और ये डिसाइड किया रहा है कि फ्यूचर के लिए अब हम कौन कौन से नए प्लान यहाँ पर बनाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सन 2015 के अंदर 190 कंट्रियों ने ये कमिटेड किया था, ये मतलब प्लेज लिया था कि आने वाले समय के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी जो अर्थ का जो टेम्परेचर उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ कंट्री ऐसी थी जैसे यूके और फ्रांस है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम बाकायदा अपने कंट्रीज़ में लॉज बना देंगे कि इससे ज़्यादा पॉल्यूशन तो कोई फैक्ट्री कर ही नहीं सकती। और उन्होंने ये कहा था कि 2050 तक, मैं बात कर रहा हूँ यूएसए और फ्रांस की, इन्होंने कहा कि 2050 तक हम अपना जो नेट कार्बन एम्बिशन है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। जैसे क्या होता है कि जब हम कोयला से बिजली बनाते हैं तो जब उसको बर्न करते हैं तो उस बर्न करने के दौरान जो उसके अंदर से पॉइजनस गैसेस निकलती हैं तो वो पॉल्यूशन को बढ़ाने का काम करती है। और भी होते हैं बट मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा था। तो इस तरह से यूके और फ्रांस ने ये बोल दिया 2050 के अंदर हम जितना कार्बन एमिशन करेंगे उसको एब्जॉर्व कर लेंगे नेचर के थ्रू और 2050 तक हमारा नेट कार्बन एमिशन हो जाएगा जीरो। और इसी चीज़ को देखते हुए सभी कंट्री से इंस्पायर्ड होते हैं, धीरे धीरे हर कंट्री अपने अपने लेवल पे क्या करना चाहती है, नेट कार्बन एमिशन जीरो करना चाहती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेट कार्बन एमिशन में सबसे आगे जो चल रहा है वो है चाइना, दूसरे नंबर पे आता है इंडिया, और सॉरी दूसरे नंबर पे आता है यूएसए और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया तीसरे नंबर पे कार्बन एमिशन में के मामले में काफ़ी आगे है। अब बात करते हैं नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब हम अपने पास जो पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं और इक्विवेलेंट हम वहाँ पर ट्रीज लगा रहे हैं तो वो जो पॉल्यूशन जो होता है वो पूरा सक कर लेता है, तो अल्टीमेटली जो कार्बन एमिशन लेवल है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ये लेवल हम चाहते हैं 2030 तक का वैसे टारगेट रखा है, लेकिन कुछ कंट्रियों का कहना है कि वो क्योंकि डेवलप्ड नेशन है तो 2050 तक का उन्हें टाइम यहाँ पर चाहिए। और ये कहा गया कि जिस तरह से जो अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ता जा रहा है इसको हम अपने पास धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे। और ये सारी बातें बोलेंगे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी डेवलप्ड नेशंस होती हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना जितना प्रोडक्शन करना था करके अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा लिया, जो डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलपिंग नेशन है उनको यहाँ पर फंड दिया जाएगा, किसके द्वारा, डेवलप्ड नेशन के द्वारा। इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। और COP26 की मीटिंग जो आपकी होने वाली है, अब आप मुझे बताओगे इतने टाइम से मैं आपको पढ़ाता हुआ रहा हूँ, ये COP26 की मीटिंग किस शहर में होने वाली, किस सिटी में और किस कंट्री के अंदर होने वाली है, ये आप मुझे अभी कमेंट करके यहाँ पर बताओगे। इसका दूसरा आर्टिकल आता है सेलिब्रेट फेस्टिवल विद कॉशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल की डेट में एक स्पीच दी गई और उन्होंने जनता को मतलब जनता को डिनोट करते हुए बोला कि देखिए आने वाले समय के अंदर जो फेस्टिवल्स का सीज़न है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आने वाला है, जिसके अंदर क्या होगा कि कई टाइप के आप कार्बन एमिशंस को इंक्रीज़ करोगे, लाइक पटाखे छोड़ोगे या किसी भी तरीके से। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अपने फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरीके से मनाना है, ना कि पॉल्यूशन की तरीके से, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा हो चुका है आज की डेट में, एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है कि क्लाइमेट एक्शन को किस तरह से यहाँ पर टैकल किया जाए। तो उनके द्वारा एक संबोधन दिया गया पब्लिक को और ये बताया गया कि आपको अपने लेवल पर क्या करना है, कार्बन एमिशन को कम से कम करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ रहा है नियरली 700 डिटेंशन इन JNK अहेड ऑफ अमित शाह विजिट। आप जानते हैं जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह है ये अपनी एक विजिट पर जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर पर। फर्स्ट टाइम होगा कि विजिट पर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे यहाँ पर PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इस एक्ट के थ्रू 700 लोगों को डिटेन कर लिया गया, 700 लोगों को बंधक बना के रख लिया गया पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस वालों को शक है कि 700 लोग जो ये हैं ये कहीं ना कुछ टेररिज्म एक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि अभी उनकी विजिट होने वाली है तो सेफ्टी प्रिकॉशन के चलते यहाँ पर 700 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। और 700 लोगों को किस एक्ट के थ्रू डिटेन किया गया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के थ्रू किया गया है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम, देखो ये तो आर्टिकल था, ठीक है, अब हमारे एग्जाम से जरूरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
हमारे एग्जाम से ज़रूरी है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता क्या है आखिर, ठीक है। अगर आप अपना जो इंडियन पॉलिटी की बुक उठाओगे जिस पेपर नंबर 2 की, तो उसके अंदर आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से वहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात क्या चल रही है, कहा यह जा रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो इलाका है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर सेफ्टी एक्ट 1978, जहाँ पर पर्सन्स को ये बोला गया था, जो आर्मी जो वहाँ के कोप्स हैं उनको ये बोला गया था कि अगर आपको लगता है कोई गतिविधि ऐसी हो रही है जो टेररिज्म को प्रमोट कर सकती है, तो ऐसे लोगों को आप यहाँ पर डिटेन कर सकते हो। और डिटेन कब तक कर सकते हो? 2 सालों तक उनको डिटेन कर सकते हो। यानी पुलिस वाले ने देखा कि आपकी जो गतिविधि है वो कुछ मतलब उसे अलग सी लगी, तो वो आपको पकड़ के 2 साल तक जेल में डाल सकता है और आपसे निगरानी करके आपसे पूछ सकता है कि आप किन किन चीज़ों से जो है वो जुड़े हुए, किन किन टेररिज्म से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात तो ये उठती है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो गलत तरीके से डिटेन कर लिया गया, तो क्या वो काउंटर पार्ट नहीं कर सकता? जी हाँ, वो दोस्तों अपनी पिटीशन फाइल कर सकता है, बिल्कुल काउंटर पार्ट यहाँ पर कर सकता है। सर ये जो डिटेंशन ऑर्डर है ये कौन दे सकता है? ये आपको डिविजनल कमिश्नर दे सकते हैं, या उस स्टेट के या उस डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो ये ऑर्डर दे सकते हैं कि इस व्यक्ति को क्या करना है, यहाँ पर डिटेन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आई होप आपको ये समझ आएगा डिटेंशन क्या होता है, पीएसए एक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे इस वाले इस सेकंड में तो ये पूरा आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसा खास नहीं दे रखा। थर्ड पेज से भी कुछ यहाँ पर खास नहीं दे रखा। यहाँ पर एक चीज़ आती है, विंटर सीजन स्टार्टिंग विद बेटर एयर लास्ट 3 ईयर सीएसई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो एक सीएसई की रिपोर्ट आई दोस्तों, सीएसई का मतलब है सेंट्रल फॉर साइंस एनवायरनमेंट। यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई कि पिछले 3 सालों के अंदर जो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव वे में देखने के लिए मिल रही है। नो डाउट आज भी अगर आप दिल्ली का EQI देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा ही मिलेगा, बट कहने का मतलब ये है कि पिछले 3 सालों के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा बढ़ता हुआ जा रहा था उसके कंपैरिजन इस बार थोड़ा सा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर वे में हमें नजर आ रहा है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है मानसून का, कि जिस तरह से मानसून इस बार ज़्यादा रहा है तो कहीं ना कहीं उसने एयर क्वालिटी को बढ़ाने के यहाँ पर मददगार साबित हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके बाद यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। अब यहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन के अंदर यहाँ पर 4-5 एडिटोरियल दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं वैसे, बट मैं डिस्कस एक ही करूँगा बिकॉज क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना खास कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं। डेवलपमेंट दैट इज़ माइंडफुल ऑफ नेचर। अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे केरला का इलाका है, ठीक है, कोस्टल इलाका है, वहाँ पर बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से जो वहाँ की मिट्टी है उसकी जो पकड़ होती है वो कम हो गई, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसे सिचुएशन देखी गई है। जो रोड्स हैं वो धंस जाती हैं ज़मीन के ही अंदर, और वहाँ पर कीचड़ इतना ज़्यादा हो गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। रोड्स बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो गए हैं, कोस्टल इलाके में जो यातायात के साधन है वो हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो गए। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इनको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो राइटर हैं उन्होंने अपनी बात को रखते हुए ये बोला है कि अगर भारत के अंदर आने वाले समय के अंदर अगर इन सिचुएशन से टैकल करना है तो पहली बात तो आपको क्लाइमेट एक्शन को लेकर पूरे काम करने पड़ेंगे, और दूसरा कि अगर कल को नेचुरल डिजास्टर आती है तो इसके लिए आपको कितने ज़्यादा पहले से अवेयर थे, कितना ज़्यादा आपका विसल मैकेनिज्म था उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी आपदा आने से पहले अगर आपको पहले से उसकी जानकारी पहुंच जाए टाइम से पहले, तो आप कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रिकॉशन वहाँ पर ले सकते हो। और सरकार को ऐसे इलाकों में जहाँ पर बाढ़ तूफान वगैरह आते रहते हैं वहाँ पर हमेशा सेफ्टी मेजर इक्विपमेंट अवेलेबल होने चाहिए, वो भी हर जगह पर, हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर क्या होनी चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट अवेलेबल हो, जिससे कि उस आपदा से आप आसानी से टैकल कर पाएँ, ठीक है। चलिए ये पूरा आर्टिकल था। इसके बाद यहाँ पर एक बात चलिए, अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान फॉर इंडिया। आप जानते हैं कि जैसे अगर हम सोलर पावर प्लांट की बात करें तो हमने अभी आपको पता होगा ना 25 सितंबर 2021 को जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नरेंद्र मोदी के द्वारा स्पीच बोली थी, और उनके 12वें पॉइंट पर उन्होंने बोला था कि क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेकर कि वो 450 गीगावाट का प्रोडक्शन करेंगे, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी का, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से वो 450 गीगावाट का प्रोडक्शन करेंगे, जिसके लिए उन्होंने राजस्थान में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कांडला के अंदर ओपन किया है। आने वाले समय के अंदर और भी बड़े बड़े पावर प्लांट यहाँ पर लगाए जाएंगे जो कि सोलर पैनल पर बेस्ड होंगे। तो कहीं ना कहीं इससे ये कहा जा रहा है कि जो क्लीन एनर्जी को लेकर जो इनिशिएट वर्ल्ड ने उठाया उसमें भारत बढ़ चढ़कर जो अपना हिस्सेदारी दिखा रहा है। एक भारत और एक फ्रांस, ये 2 कंट्री ऐसी जो सोलर एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, जिसमें भारत तो काफ़ी ही ज़्यादा कंसर्न है। तो इस बात को लेकर पूरे आर्टिकल में यही बातें लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, NIA अरेस्ट
8 more terror suspect in JNK। अच्छा, एनआईए के बारे में ऑलरेडी कई बार क्लासेस में अपनी पढ़ चुके हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अभी क्या किया है, फ्राइडे की नाइट को 8 लोगों को और डिटेन किया जम्मू एंड कश्मीर से। अभी ये हमारा मुद्दा पता है ये नहीं है कि ये पूरा आर्टिकल क्या कह रहा है। देखो यहाँ तो पूरा आर्टिकल बस ये कह रहा है जेएनके के अंदर हमने 8 लोगों को, सस्पिशियस लोगों को यहाँ पर पकड़ा है। ठीक है, क्यों पकड़ा है? क्योंकि उन पर शक था कि ये कहीं ना कहीं आगे चल के कोई गलत एक्टिविटी कर सकता है, टेररिज्म को प्रमोट कर सकता है। बट हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से हमें ये पढ़ना है कि ये एनआईए होता क्या है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बट एक बार और बता दूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिस पेपर नंबर 2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन और जो लिंकेज होता है क्राइम और टेररिज्म को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। दोस्तों आपको पता ही होगा, सन 2008 के अंदर हमारे यहाँ पर मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहाँ पर जो कसाब है, वो कसाब और उसका जो पूरा ग्रुप है वो क्या करता है, समुद्री रास्ते से मुंबई के थ्रू ताज होटल के अंदर एंट्री करता है, और किस तरह से उन्होंने कई सारे बेगुनाह लोगों को वहाँ पर मारा। तो वहाँ पर हमें ऐसा ज़रूरत हुआ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों को टैकल करे, और तब हमने 2008 के अंदर एक एक्ट पास किया जिसको नाम दिया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। इसका बेसिकली काम क्या था? काम ये था कि अगर किसी देश की सुरक्षा को लेकर, उसकी सॉवरेनिटी को लेकर अगर कोई ठेस पहुंचाएगा, तो ऐसे केस में ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आएगी और ये उन सभी चीज़ों को टैकल करेगी जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी सॉवरेनिटी को लेकर कंसर्न जताएगा। इवन साथ के साथ ये न्यूक्लियर फैसिलिटी और एटॉमिक फैसिलिटी को भी प्रमोट करने का यहाँ पर काम करेगा। इसके अलावा जैसे करेंसीज के लेकर स्मगलिंग होती है, कई जैसे हमारे यहाँ पर जो अफीम, चरस, गांजा होता है, इनकी स्मगलिंग होती है, इनको कॉम्बैट, इनको रोकने के लिए ये क्या करेगा, अपने पास काम करेगा। तो ये हमारी एक सेंट्रल एजेंसी, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में, लेकिन इसकी जो ब्रांच ऑफिस है वो अलग अलग जगह पर स्थित है, लाइक हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, रायपुर और जम्मू। अब बात करते हैं हमें ज़रूरत क्यों पड़े। जैसे कि टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, उनको टैकल करने के लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होनी चाहिए, और ये ऑर्गेनाइजेशन मुंबई अटैक के बाद हमें ऐसा नीड हुआ कि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इस पर किसी तरह का डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, और ये यूएपीए एक्ट को भी सपोर्ट करता है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 को ये क्या करता है? प्रमोट करता है, और ये एक ऐसी ऑटोनमस बॉडी है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पर बनाई गई। इवन यहाँ पर क्या किया गया था, 2019 के अंदर एनआईए के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी। अमेंडमेंट होता है चेंज करना। एनआईए के अंदर एक मुद्दा और डाल दिया गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। करेंसी नोट अगर कोई गलत प्रिंट करता है वो भी यहाँ पर कवर होगा। इसके बाद कोई जो आर्म्स होते हैं, यानी जो बम बारूद होते हैं, अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेल इलीगल तरीके से कर रही है, वो भी इसको ये काउंटर करेगा। साइबर टेररिज्म को भी ये काउंटर करेगा, और जिस तरह से एक्सप्लोजिव वगैरह रखे जाते हैं उनको भी ये क्या करेगा? काउंटर करेगा। तो एनआईए के फंक्शन को पहले से भी ज़्यादा यहाँ पर क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। तो आई होप आप एनआईए को लेकर चीज़ें समझ गए होंगे कि एनआईए क्या था। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट क्या होता है ना, हर दिन हमारे साथ कई सारे नए नए स्टूडेंट्स और ऐड होते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए मैं ये चीज़ें दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इंडिया यूके टाइज वाइटल इन कमिंग डिकेड, क्या लिखा हुआ है? अभी यहाँ पर आप देखिए, जो यूके है और जो इंडिया है, इनके जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप जानते हैं अभी हमारे इंडिया की विजिट पर ये जो एलिजाबेथ ट्रस है, जो यूके की फॉरेन मिनिस्टर है, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकराचार्य हैं, इन दोनों ने आपस में मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि आने वाले समय के अंदर किस तरह से हम अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि वर्ल्ड जो इंडिया है वो इसका एक अच्छा दोस्त है। अभी इनके द्वारा ये बोला है, इंडिया जो है वो यूके का काफ़ी अच्छा दोस्त है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक है। कोविड-19 सिचुएशन में इन्होंने कई जगहों पर एक्सपोर्ट किया, मतलब इन्होंने कुल मिला के हमारी तारीफ करते हुए बोला कि इंडिया हमारे लिए आज के दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री में से एक है। ठीक है, और अगर कहीं ना कहीं इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे अच्छे होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो हमें बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर है रॉकेट सिस्टम ब्रह्मोस एड ऑफेंस पंच अलोंग LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना के तवांग वाला जो इलाका है, वहाँ पर क्या हुआ कि हमें ऐसा लगता है कि जो चाइना है उसने अपनी मिलिट्री पावर को वहाँ पे बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं देख कर ऐसा महसूस होता है कि चाइना कहीं ना कहीं हमें जो है युद्ध की ओर धकेलना चाहता है। तो इसको काउंटर करते हुए हमने भी अपनी इंडियन आर्मी के जो लेटेस्ट वेपन्स है, ब्रह्मोस वगैरह, ये हमने LAC पर क्या कर दिए हैं? डिप्लॉय कर दिए हैं, ताकि कल को अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि तवांग वाले एरिया के अंदर वहाँ से कोई बमबारूद गिराए जाते हैं, तो काउंटर करते हुए हम भी उनके ऊपर काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद और आगे चलते हैं। और आपको पता ही होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये वैक्सीनेशन को लेकर कितने ज़्यादा भावुक हो गए थे अपनी स्पीच के अंदर, क्योंकि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट यहाँ पर कर दिया गया था। ये उसको लेकर बात बोली गई है।
एयर बबल की बात की जा रही है। एयर बबल टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम। दोस्तों मैं बता दूं, एयर बबल का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर दो कंट्री के लोग आपस में एक दूसरी जगह पर यहाँ पर जा सकते हैं। बट अभी कोविड के चलते इन चीज़ों को क्या कर दिया गया था, कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। अब ये कहा जा रहा है लोगों का जो मोमेंटम है वो बढ़ता रहे, इस वजह से लगता है कि एयर बबल जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये बात बोली गई है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे और कुछ नहीं है। अच्छा, यूएस और ताइवान। अब क्या हुआ, आप जानते हो जो ताइवान है, ताइवान जो है अपनी अलग कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट चाइना उसको अपनी कंट्री बताने की कोशिश करता है, क्योंकि काफ़ी साल पहले ही चाइना का ही वैसे तो ये जापान का पार्ट हुआ करता था, बट चाइना की बिल्कुल बॉर्डर में पड़ता है, तो चाइना इस पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ताइवान अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो बाइडन, इनसे ये पूछा गया है कि अगर कल को ताइवान के ऊपर कोई हमला करता है, स्पेशली अगर चाइना हमला करता है, तो आप उस केस में क्या करेंगे। तो इन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला कि हम ताइवान को बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, ताकि उसकी सोवरेनिटी पर या सिक्योरिटी पर कोई थ्रेटनिंग ना कर पाए। जब चाइना को पता चला कि जो बाइडन ने ऐसी स्पीच दी है, तो जो बाइडन के ऐसी स्पीच देने से क्या प्रिटेंट होता है कि ताइवान एक अलग कंट्री है और चाइना एक अलग कंट्री है, और जबकि चाइना अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश करती है कि ताइवान उसी का एक पार्ट है। वो कहते हैं दो एक कंट्री है, बट दो डिफरेंट अप्रोचेस के हिसाब से ये चलती है कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही उन्होंने दिया तो तुरंत चाइना ने काउंटर करते हुए जो बाइडन को बोला कि अगर इस तरह के वो स्टेटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं से जो चाइना और यूएसए के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो खराब होते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके बदले में जो बाइडन ने ऐसे कोई स्पीच अपनी या काउंटर करते हुए कोई बात यहाँ पर नहीं बोली है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर चाइना को अब डर लगने लगा है कि अगर ताइवान को अगर यूएसए का सपोर्ट मिल गया, तो कहीं ना कहीं जो चाइना अपना डोमिनेंसी दिखाता है ताइवान पे, वो डोमिनेंसी दिखानी कम हो जाएगी और ये बहुत ही उनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक न्यूज़ थी। इसके बाद यहाँ पर है 43 कंट्रीज कॉल ऑन चाइना एट यूएन टू रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर बात क्या चलिए कि जो हमारा जिंगजैंग वाला इलाका है चाइना के अंदर, वहाँ पर क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कई टाइप के एक्सप्लॉयटेशन देखे जाते हैं। इवन एक्सप्लॉयटेशन ऐसा भी देखा जाता है कि जब उनके नमाज़ पढ़ने का टाइम होता है तो उनको नमाज ही पढ़ने दी जाती है। उनके घरों के अगल बगल टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट खोल दिए जाते हैं, जहाँ पे उनका मंदिर मस्जिद होता है उसको तुड़वा के टॉयलेट घर खोल दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुस्लिमों के साथ वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, जिस बात को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो ये ह्यूमैनिटेरियन के बिल्कुल खिलाफ है। आप कहीं ना कहीं मानवता का उल्लंघन कर रहे हो, मानवता के विकास को आगे विकसित नहीं होने दे रहे हो, जात पात धर्म की चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हो यहाँ पर। तो जो हमारा जिंगजैंग वाला इलाका है, इसको लेकर कई सारी कंट्रियों ने चिंता व्यक्त की और ये कहा है कि किस तरह से वहाँ जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उनके साथ आप यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर किसी के साथ इक्वल व्यवहार करना चाहिए जैसे आप बाकियों के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बात बोली गई है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर बिजनेस सेक्शन में आ रही एनर्जी ट्रांजैक्शन पोजेस इन्फ्लेशन रिस्क। अब क्या है कि जो हमारा एनर्जी सेक्टर है वो जितना जिस लेवल से बूस्टअप होना चाहिए वो उस लेवल से बूस्टअप नहीं हो पा रहा, बिकॉज जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया है। आपको पता है अभी हमारे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी। मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो टाइप की पॉलिसीज होती है। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और एक आपकी होती है, वैसे ऐसे मत समझो, मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि जो आरबीआई होती है वो डिसाइड करती है कि किस तरह से हमें इकोनॉमी के अंदर अपने फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना है, किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और यही काम जब गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती है तो उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्या होता है कि 6 चेयरपर्सन होते हैं, इसमें 3 जो होते हैं वो आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और एक एक्स्ट्रा वोट जो है वो आरबीआई के गवर्नर को यहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि मैच जब टाई हो रहा हो तो वो मैच को एक तरफा कर सके, ठीक है, जिता सके। अब यहाँ पर बात ये बोली जा रही है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई थी सितंबर मंथ में, उस रिपोर्ट के अंदर कुछ खास चीज़ें नहीं बोली गई थी, क्योंकि आपको पता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सबको बिल्कुल कांस्टेंट रखा गया था और ये कहा गया था कि यही चीज़ आगे जाके हमारे यहाँ पर जो चीज़ों को कंट्रोल करने में हमारे यहाँ पर काम आएगी। अब यहाँ पर बात ये चलेगी जिस तरह से जो हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर की ओर आगे बढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी का जो सेक्टर है या जो हमारा विजन है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस तरह से ग्रीन एनर्जी को लेकर वो चीज़ें नेगेटिव होती हुई जा रही है। तो हमें अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके चलना है। आपको पता ही, आपने एक पढ़ा था स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, जहाँ पर जो हमारी इन्फ्लेशन है वो बढ़ती है लेकिन हमारी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ती है। तो इस टाइप की सिचुएशन जो भारत में देखने के लिए मिल रही है, कहीं ना कहीं वो एक चिंता का बहुत बड़ा विषय यहाँ पर बन चुका है, जिसकी वजह से जो एनर्जी सेक्टर है उस पर इसका जो प्रकोप है वो यहाँ पर नज़र होता हुआ आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि आज की डेट में हमारी निफ्टी के अंदर कौन कौन सी वो 50 कंपनियां जो कवर होती हैं। तो हमारे यहाँ पर अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटेनिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील,
JSW स्टील, कोटक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI लाइफ, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। ये 50 कंपनियां जो हमारे यहाँ पर कवर होती हैं। इसके बाद अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो हमारे पास $74 ₹74 का है, यूरो ₹86 का है, ब्रिटिश पाउंड ₹103 का है, जैपनीज एन ₹65 का है और चाइनीज वन ₹11 का है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं यही जो 5 करेंसी है, इन 5 करेंसी को अगर हम यहाँ पर जोड़ दें तो यही हमारे पास क्या बन जाती है, स्पेशल ड्राइंग राइट बन जाती है, जो कि IMF की क्या है, एक वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही था, कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, इसलिए आज का न्यूज़पेपर हमारा जल्दी कवर हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट, जय हिंद।